गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बढ़िया, आप लोग बताओ क्या क्या कर रहे हो, कैसे जीवन यापन चल रहा है? घर पे डांट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? झाड़ू पोछा लगाने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? साफ सफाई खुद से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है भाई आजकल? सौमित्र, गुड आफ्टरनून बेटा। वैभव, गुड आफ्टरनून। जय महाकाल। होमवर्क करके पढ़ाई और मोबाइल, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं चल रहा है सर। रंजना अग्रवाल, वेरी गुड। नमस्कार। हेलो सिद्धार्थ। ग्रेट। तो मेरे ख्याल से एवरीवन इज हेलन हार्टी और मस्त काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से आज का जो होमवर्क वगैरह होगा वो भी शायद उसका सॉल्यूशन अपलोड हो गया होगा, और आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। और जैसा आप लोगों ने लास्ट क्लास में कमिटमेंट भी किया था कि आप लोग आज के आज ही उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। गुड आफ्टरनून महंदीप। और शोएब अख्तर ने लिखा है, गुरुजी आप कैसे हैं? तो शोएब, मैं बहुत ही अच्छा हूं और काफ़ी अच्छा हूं, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट सुन के और ज़्यादा अच्छा हो गया हूं, ठीक है। तो संस्कार ने तो लिख भी दिया कि यस सर देख लिया। कितने बच्चों ने देख लिया है अब तक में? सारा का सारा डाउट अपना क्लियर कर लिया है? कितने बच्चों ने सारा का सारा डाउट क्लियर कर लिया अपना? मैं बढ़िया हूं आदित्य सिंह। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, और बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो ग्रुप में भी पूछे उस चीज को। लगे रहें, बिल्कुल जुटे रहें, जुझारू बन जाएं एकदम। कसम खा लें कि जब तक चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक अपन सांस नहीं लेने वाले हैं। मतलब सांस तो लेंगे लेकिन तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपन डट के सारी चीजों का मुकाबला करें, ठीक है। और जिनके भी 2-3 डाउट बाकी हैं वो क्लियर कर लें, ठीक है ना, जैसे जैसे समय हो जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से एसएलओनी और डीपीपी के सॉल्यूशंस आगे होंगे, ठीक है। और एसएलओनी में वही क्वेश्चंस थे जो जनरली 10th तक दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें भी करने में ज्यादा दिक्कत तो बच्चों को नहीं आई होगी। हम लोगों ने पहले क्लास में जो है कंपाउंड एंगल के क्या क्या देख लिया। पहली चीज तो देख ली हम लोगों ने कि हाउ वी मेजर एंगल्स, ठीक है ना। इन व्हाट यूनिट्स वी मेजर एंगल्स, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन, समझ में आ गया। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिश्ता, एक रिलेशन डेवलप किया था। एंड व्हाट इज द रिश्ता? The relation was 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, नहीं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और इसके बाद हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने ये भी लिखा था कि 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्स कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, लिख के बताएंगे। 1 रेडियन अप्रोक्स कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? कितने बच्चे लिख के बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए? 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 57 डिग्री। वेरी गुड। तो हम लोगों ने बोल रहे हैं कि 1 रेडियन जो होगा वो 57 डिग्री के बराबर आ जाएगा। जैसे कुछ बच्चे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि सर 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, तो देखो ना 180 डिग्री पाई रेडियन है। हाँ गुड। तो 57 डिग्री सबने लिख दिया। अच्छा, अब जैसे हम लोग 10th तक क्या है कि डिग्रीज में काम करने में काफी कंफर्टेबल होते थे, समझ में आ गया। अभी भी कंफर्टेबल है, डिग्रीज में काम करने में वी आर स्टिल वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अब हम क्या है कि रेडियन में भी काम करने में बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। वी शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल इन डीलिंग रेडियंस ऑल्सो, समझ में आएगा। सिर्फ रेडियन पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया गया। जैसे ग्रेड के बारे में तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि ग्रेड अब आगे चल के एज मेजरमेंट टूल यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन
जो रेडियन है वो यूज किया जाएगा, समझ में आएगा? यानी कि आपकी एफिशिएंसी रेडियन में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ लिख के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और आपको ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? तो जितनी बार बोल बोल के लिख लिख के ये सारे एंगल्स को आप रेडियन में भी कवर कर लें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर 90 डिग्री की बात करें तो देख सकते हो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 रेडियन, समझ में आएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका भी आधा हो गया, 45 डिग्री इसका भी आधा हो गया, मतलब पाई बाई रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री अगर पाई बाई 2 रेडियन है तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 4 रेडियन, समझ में आएगा? इसी तरीके से अगर कोई पूछता है व्हाट इज 30 डिग्री, तो आप देख सकते हो कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 30 डिग्री मेरे ख्याल से 6 से डिवाइड करके आ जाएगा। तो ये सब इतने हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है ना? हम लोग को बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा इन सारे कैलकुलेशंस में, ठीक है? अगर कोई पूछ रहा है 15 डिग्री, तो आगे चल के हम 15 डिग्री तक की बात करेंगे, समझ में आएगा? 15 डिग्री इवन 7.5 डिग्री तक जाएंगे, समझ में आएगा? तो अगर 15 डिग्री की बात करोगे तो इसका भी आधा। तो ये कुछ नॉन एंगल डिग्रीज में और उसके रेडियन में मैं लिख रहा हूं, समझ में आएगा? ऐसे और भी जितने भी एंगल्स हैं उस पर भी आपको कमांड होना चाहिए। जैसे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, दिस इज पाई बाई 3 रेडियन। कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। अगर कोई पूछता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इन रेडियंस कितने के बराबर हो जाएगा? देख सकते हो कि 60 डिग्री अगर पाई बाई 3 रेडियन है तो 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री अगर पाई बाई 3 रेडियन है तो 120 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। व्हाट विल बी 135 डिग्री? बताओ 135 डिग्री किसके बराबर होगा? बताओ। वन 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? सॉरी 135 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? 135 डिग्री 4 पाई बाई 4 इज रॉन्ग, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, वेरी गुड। तो हम लोग हो सकते हैं 45 डिग्री हो गया पाई बाई 4, तो 45 का तिगुना है 135, ठीक है ना? तो दिस विल बी व्हाट? 3 पाई बाई 4 रेडियन। 150 डिग्री, 150 डिग्री मेरे ख्याल से इसका 5 टाइम्स है। 150 डिग्री क्या है? इसका 5 टाइम्स। तो अगर 155 टाइम्स है तो आप देख सकते हो कि 150 डिग्री क्या हो जाएगा? 150 डिग्री इज गोइंग टू बी 5 पाई बाई 6 रेडियन। व्हाट इज 210 डिग्री? 210 डिग्री बताएं इन रेडियंस। 150 डिग्री 5 पाई बाई 6 हो गया, 210 डिग्री 7 पाई बाई 6, क्योंकि देख सकते हो 30 डिग्री इज पाई बाई 6 और 30 डिग्री का ये अगर मल्टीपल देखोगे 210 डिग्री, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 7 पाई बाई 6। 7 क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको क्लियर है कि आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, समझ में आएगा? अगर कोई पूछ रहा है आपसे 315 डिग्री बताएंगे? 315 डिग्री 7 पाई बाई 4, वेरी गुड। ठीक है, हल हो सकते हैं कि 315 डिग्री की अगर बात करें तो 45 डिग्री का अपने आप समझ में आ गया होगा कि कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी 7 पाई बाई 4 रेडियंस। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बहुत आसानी से बदल सकते हैं, समझ में आया क्या?
तो हम लोग जैसे डिग्री में काम करने में कंफर्टेबल थे, वैसे ही हम लोग को रेडियन में भी काम करने में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, स्पेशल फॉर्मूला। बेटा जिंदगी में हम हर चीज ऐसा ही तलाशते रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे जिंदगी एकदम मतलब ऐसी सुहानी हो जाए कि मतलब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर चले जाए। खैर मेहनत करने में विश्वास रखिए अख्तर साहब। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज द बेसिक रिलेशन, और इसी के मैनिपुलेशन से हम ये सारी चीजें जो हैं अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं भी आपको रेडियन में काम करना पड़े तो घबराने की बात नहीं है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में लाइएगा उतना ये सब चीजें कॉमन लगेगी। समझ में आएगा? तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए। डिग्री में अगर लिखा हुआ है कोई भी एंगल, तो आप कोशिश कीजिए कि आप रेडियन में काम करें। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को वही समझ पाएंगे लॉन्ग टर्म में जो एक्चुअली उस पर काम कर रहे होंगे, कि जब भी आपके पास कोई सवाल डिग्री में आए तो डिग्री के साथ साथ आप उसको रेडियन में भी विजुअलाइज करते रहिए, ताकि डिग्री और रेडियन का विजुअलाइजेशन आपको एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। समझ में आएगा? तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। स्पेशल फॉर्मूला अगर चाहिए तो यही है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यूज करते रहिए। यहां तक कि पढ़ाई में कुछ करना है तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखिएगा। कंसिडर square of side 4 centimeter. Now if a man runs at a distance of 1 centimeter from the side of a square and outside the square at a distance of 1 centimeter from the side of the square and outside the square, मतलब जो दौड़ रहा है वो स्क्वायर के बाहर दौड़ रहा है, ठीक है ना? How much distance will he travel in वन रेवोल्यूशन बोलो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वन रोटेशन, ठीक है ना? सर अगर कोई एंगल दे दिया है तो कैसे पता चलेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा या क्लॉकवाइज? बेटा इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है निकुंज। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर लिख दिया है किसी ने कि 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स 90 लिख रहा है तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अगर लिखता है कि -90, तो -90 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो क्वेश्चन में डेटा बहुत क्लियरली दिया रहेगा निकुंज, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना? तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
16 प्लस 2 पाई। तो बहुत सारे बच्चों ने 20 सेंटीमीटर लिखा है, दैट इज रॉन्ग। किसी ने 24 सेंटीमीटर लिखा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 16 प्लस 2 पाई। ठीक है, ट्वेंटी फोर इज रॉन्ग। सोहन सुनेंगे, हम लोग सबसे पहले जो लास्ट क्लास में रेडियन का डेफिनेशन देख रहे थे, रेडियन के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या दिखा था कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, नहीं कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है आर, और हम लोगों ने आर्क लेंथ लिया था आर, तो इसने सेंटर पे कितना सबटेंड किया था? 1 रेडियन। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, 1 रेडियन। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? कि हम लोगों ने एक आर्क लेंथ लिया था जो कि सर्कल के रेडियस के इक्वल था, और जितना भी सेंटर पे उसने सबटेंड किया था 1 रेडियन हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने दिखाया था कि अगर 2r हो गया तो 2 रेडियन हो गया, 3r हो गया तो 3 रेडियन, इस तरीके से, यानी कि यूनिटरी मेथड चल रहा है। समझ में आएगा? अगर कोई कहता है कि मान लो आर्क लेंथ l है, और ये थीटा रेडियन है और इसका रेडियस r है। फिर से एक बार सवाल है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये लेंथ आर्क लेंथ कितना है l, और ये एंगल कितना है थीटा रेडियन। फिर से मैं बोल रहा हूं थीटा क्या है? रेडियन। और ये रेडियस कितना है? r। तो व्हाट विल बी द रिलेशन इन l थीटा एंड r? कैन एनीवन सजेस्ट कि द रिलेशन इन l थीटा एंड r? हम लोगों ने बोला कि एक आर्क लेंथ है, लेंथ कितना है l, it is subtending an angle theta radian on the center, theta radian on the center, and r is the radius. What is the relation in l, r and theta? l equal to r theta. ठीक है ना? मैंने हम लोग बोल सकते हैं कि द रिलेशन विल बी l equal to r theta, where theta is in where theta is in radian. थीटा किस में है? रेडियन में है। देख लेना ध्यान से। ठीक है, अब एक चीज सुनना, ये आया कैसे? ये बहुत सिंपल है। जैसे अभी तक हम लोग यूनिटरी मेथड खेल रहे थे, यूनिटरी मेथड में हम लोग बोल रहे हैं क्या? सुनना ध्यान से, कि जो आर आर्क लेंथ है वो 1 रेडियन सबटेंड कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं कि जो आर आर्क लेंथ है आर आर्क लेंथ जो है, दिस इज सबटेंडिंग 1 रेडियन एट सेंटर। लिख दिया हमने, आर आर्क लेंथ जो है वो 1 रेडियन कहां पे सबटेंड कर रहा है? सेंटर पे। अगर कोई बोले कि 1 आर्क लेंथ, 1 यूनिट का आर्क लेंथ, तो 1 यूनिट का आर्क लेंथ कितना सबटेंड करेगा? 1 अपॉन आर रेडियन। नहीं, आर आर्क लेंथ वाला 1 रेडियन, तो 1 आर्क लेंथ, 1 यूनिट आर्क लेंथ वाला कितना सबटेंड करेगा सेंटर पे? 1 अपॉन आर रेडियन। और अगर कोई पूछता है कि एल आर्क लेंथ वाला, तो एल आर्क लेंथ वाला दिस मल्टीप्लाइड बाय एल, तो कितना हो जाएगा? एल अपॉन आर रेडियन एट द सेंटर। नहीं, हेलो, एल आर्क लेंथ वाला कितना सबटेंड करेगा? एल अपॉन आर रेडियन एट द सेंटर, एल अपॉन आर रेडियन एट द सेंटर। बट क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना रेडियन है? थीटा रेडियन। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है? थीटा रेडियन। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एल अपॉन आर रेडियन इक्वल टू थीटा रेडियन। नहीं, एल अपॉन आर रेडियन इक्वल टू थीटा रेडियन, सेम यूनिट में है दोनों साइड। समझ में आएगा? तो इसका मतलब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखें कि अगर एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, और थीटा इज द नहीं एंगल सबटेंडेड, किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसको? रेडियन में। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं हम लोग? रेडियन में। समझ में आएगा? तो L इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली कितना बोल सकते हैं? L इक्वल टू R इंटू थीटा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज। अब इस चीज का हम लोग यूज भी करेंगे। क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है ना?
कि देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड कितना 4 सेंटीमीटर। अब बोला कि एक आदमी दौड़ रहा है, दौड़ कैसे रहा है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर से हमेशा कितना रहना है उसको, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो बता रहा है कि पूछ रहा है कि एक रिवोल्यूशन में कितना ये डिस्टेंस मेजर करेगा। तो सबसे पहले तो हमें उस आदमी का पाथ बनाना चाहिए, सबसे पहले हमें उस आदमी का पाथ बनाना चाहिए जिस पाथ पे वो आदमी दौड़ रहा है। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो आप देखना यहां से यहां तक मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दौड़ रहा है, ये देखो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, सही है क्या। इस साइड से अगर हम लोग बात करें 1 सेंटीमीटर, फिर इधर भी 1 सेंटीमीटर, फिर इधर भी 1 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ये है कि अगर मान लो यहां से उसने दौड़ना चालू किया, उस बंदे ने, उस आदमी ने यहां से दौड़ना चालू किया, तो यहां से दौड़ते दौड़ते यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की जर्नी में ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, यहां से यहां तक की जर्नी में ये हमेशा साइड से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी बना के चल रहा है। लेकिन अब उसको यहां से यहां तक भी जाना है, सुनना ध्यान से, हम लोग बोले यहां से लेकर यहां तक भी जाना है। समझ में आएगा। अब अगर किसी बच्चे ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे ने इस तरह का पाथ लिया, कि सर आई हैव मेड दिस येलो पाथ, ध्यान से देखना, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां से स्टार्ट किया उसने दौड़ना और यहां तक गया, ठीक है ना, यहां तक की जर्नी में कोई टेंशन नहीं है, वो साइड से हमेशा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। लेकिन जब यहां से यहां तक पहुंचना था और किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। सृष्टि गुंजन जी ने लिखा कि 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगा साइड से अगर इस पाथ पे चलता है। क्या ये हर एक बच्चा समझ सकता है इस बात को कि, क्या हर एक बच्चा इस बात को समझ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो येलो वाला पाथ है इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। एक बच्चे ने लिख दिया पाइथागोरस होगा, मतलब उसके हिसाब से ऐसा कुछ होगा कि सर वो जो 4 सेंटीमीटर वाला बच्चा जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, दूसरा पाथ बनाए हैं, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा पाथ बनाए हैं। पहले देख, लिखना छोड़ दीजिए, सुनना ध्यान से चालू कीजिए। हम लोगों ने बोला यहां से यहां तक उस बंदे ने दौड़ लिया, अब उसके बाद ये वाला पाथ तो गलत हो गया, क्योंकि अगर इधर जा रहा है तो ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया डिस्टेंस। समझ में आएगा। किसी बच्चे ने बोला मेरे को कि ये वाला पाथ होगा सर स्ट्रेट लाइन, क्या ये सही है। ये जो येलो पाथ अब सेकंड नंबर का दे रहे हैं, क्या ये ऑप्शन सही है कि यहां से यहां बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएगा, क्या ये सही होगा। वेरी गुड। नो क्यों, गलत है। नो क्यों, नो क्यों, राइट। तो एक बच्चे ने लिखा कि 1 से कम है, तो बिल्कुल सही बात है कि जब यहां से यहां मूव कर रहा होगा तो उसका जो साइड से डिस्टेंस, यानी कि यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो 1 से क्या होगा, कम होगा। समझ में आएगा। तो यानी कि ये दोनों पाथ नहीं होगा। और जो बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने कि आर्क पाथ पे मूव करेगा, दैट इज करेक्ट। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना, ध्यान यहां से हटा, काम खत्म हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि इसको सेंटर मानते हुए आप एक आर्क बनाइए, इसको सेंटर मानते हुए एक आप आर्क बनाइए 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ये देखना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, और अब हम लोग अगर इस रेडियस का अगर एक आर्क बनाए इसको सेंटर मानते हुए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बोले इसको सेंटर मानते हुए 1 सेंटीमीटर रेडियस का अगर ये आर्क बनाया, तो आप समझना कि जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तब भी वो साइड से 1 सेंटीमीटर है, और जब यहां पे भी मूव कर रहा है तो भी वो इस साइड से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर। फिर से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये हमेशा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और फिर से इसके आगे फिर से ये इस तरीके से चलेगा, फिर यहां पे भी, फिर यहां पे भी सब सिमिलरली है। सुना होगा ना सिमिलरली वाली कहानी। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उस बंदे को यहां से चलना चाहिए, फिर इस पाथ पे आना चाहिए, फिर इधर चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करते करते फिर यहां तक कंप्लीट करेगा, तो जाके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर ये सबको समझ में आ गई तो यस लिख सकते हैं। इफ एवरीवन हैज गॉट दिस थिंग तो प्लीज राइट यस। और जिनको समझ में आ गया वो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा साथ ही साथ। जिनका पहले गलत हो गया था उनको क्या समझ में आ गया ये चीज? जिनका गलत हो गया था पहले, जिनका सही था, दैट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखना ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। यहां से यहां तक 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये व्हाइट वाला 4 4 4 कितना हो जाएगा? 16। 4 4 4 कितना हो जाएगा? 16। अगर इसकी बात करें तो आपको अभी मैंने बताया L इक्वल टू आर थीटा, तो ये L है, नहीं R कितना है? 1, और थीटा कितना है? रेडियन में बात करेंगे, थीटा कितना है? π/2। थीटा अभी बताया था ना 90 डिग्री इज π/2 रेडियन, 90 डिग्री इज π/2 रेडियन। तो अगर ये लेंथ L निकालना है तो R 1 है और थीटा π/2 है, तो 1 इंटू π/2, इसका भी कितना हो जाएगा? 1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2, तो अल्टीमेटली दिस इज 4 इंटू π/2। 4 इंटू π/2 इज गोइंग टू बी व्हाट? 2π। तो द करेक्ट आंसर विल बी 16 प्लस 2π। देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो बताएंगे। एनी डाउट्स? ठीक है, हम लोग बोले क्वेश्चन सेम तरह का है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मेरे ख्याल समझते हैं, त्रिभुज नहीं, 3 साइड देखो। तो हम लोग बोले कि एक ट्रायंगल है और इस बार पार्क हम लोग मान लेते हैं क्या है? ट्रायंगुलर पार्क। हम लोग मान लेते हैं कि पार्क कैसा है भैया? ट्रायंगुलर पार्क। दिख रहा है क्या ट्रायंगुलर पार्क सबको? अब हम लोग बोल रहे हैं कि वही आदमी जो अभी स्क्वायर के बाहर दौड़ रहा था, वही आदमी अब इस ट्रायंगुलर पार्क के बाहर दौड़ रहा है। फिर से बता रहा हूं, वही आदमी उस ट्रायंगुलर पार्क के बाहर दौड़ रहा है। फिर से बोल रहा हूं कि वही आदमी अब इस ट्रायंगुलर पार्क के बाहर दौड़ रहा है। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आया हो मैं बाद में ले लेता हूं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो इसका ये साइड है 3, 5 और 6। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो आदमी भी थोड़ी देर पहले उधर दौड़ रहा था वो भी नहीं दिखा होगा अभी तक आपको दौड़ता हुआ, और अभी वाला भी दिखेगा तो नहीं। ठीक है ना, हम लोग को जो कैलकुलेट करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्क, और वो जो आदमी है जो दौड़ रहा है ट्रायंगुलर पार्क के बाहर, वो हमेशा साइड से, ध्यान से डेटा सुन लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो ट्रायंगुलर पार्क के बाहर दौड़ रहा है। इस साइड का लेंथ 3 है और कितने डिस्टेंस पे दौड़ रहा है? सच दैट कि वो साइड से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना रहा है। फिर से मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं अपना कि देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्क whose sides are 3, 5, 6 सेंटीमीटर्स, राइट? 3, 5 एंड 6 सेंटीमीटर्स। द पर्सन जो है वो इस ट्रायंगुलर पार्क के बाहर दौड़ रहा है और कितने यूनिट डिस्टेंस पे दौड़ रहा है? 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दौड़ रहा है साइड से हमेशा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 रिवोल्यूशन? फिर से क्वेश्चन क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? किसी लिखा 20 प्लस 2π क्यों नहीं आया सर? एच ही इज फ्रॉम 1 फ्रॉम सेंटीमीटर। बेटा हमें ये लेंथ ऑफ पाथ निकालना है, ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालना है। पता नहीं 20 कैसे आया होगा आपका? 20 तो कैसे आएगा बताओ? 4 यहां से यहां तक, जिनका भी डाउट था उनको बोल रहा हूं, फिर 4 ये 8, फिर ये 4 12, फिर ये 4 16, तो 16 ही आएगा। जिनका डाउट था उनको मैंने क्लियर कर दिया, अगर उनको क्लियर हो गया हो तो वो लिख दें यस। 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बाहर दौड़ रहा है पार्क के, और हम लोग को अब बताना है कि एक रिवोल्यूशन में वो आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा।
कुछ बच्चों का आंसर है 14 प्लस पाई, कुछ का है 14 प्लस 2 पाई, किसी का 14 प्लस 4 पाई। माधव माहेश्वरी जी का भी 14 प्लस 4 पाई, किसी का प्लस 3 पाई भी आ रहा है। मैत्री कुलकर्णी ने, मैंने एक सवाल दिया, उन्होंने भी एक सवाल दे दिया मेरे को कि हाउ टू फाइंड एंगल। बेटा हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा कि एंगल क्या है क्या नहीं है या कैसे निकालना है, बिना एंगल निकाले भी क्या कोई सोच हो सकती है डेवलप, बहुत सारी बातें हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल से। देखना, किसी ने लिखा है 14 प्लस 2 पाई श्योर, देखते हैं कितना श्योर है, करें डिस्कस। देखो हम लोग 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चल रहा है, तो फिर से हम लोग बोले 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चल रहा है, समझ में आएगा। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी जहां पे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले चीजें सीखी थी, समझ में आएगा। यहां पे अगर हम लोग बोले सब 2 सेंटीमीटर पे, ये 5 तो साइड का लेंथ है भाई, और ये 6 भी साइड का लेंथ है, ये डिस्टेंस कितना है 2, सही है क्या। कहीं कम ज्यादा लग रहा हो किसी बच्चे को तो मेरे ख्याल से समझ लेंगे कि मैनुअल एरर है, बाकी सब 2 ही सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। मान लो उस बंदे ने यहां से दौड़ना चालू किया, यहां तक वो 2 सेंटीमीटर पे दौड़ता रहा, ठीक है, उस बंदे ने यहां से दौड़ना चालू किया और यहां तक तो पहुंच गया वो, समझ में आएगा। फिर यहां से यहां तक जाना है, तो फिर से हम लोग को सर्कुलर आर्क ही लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार कितने रेडियस का होगा, 2 रेडियस का। तो अगर इस बार 2 रेडियस का होगा तो ध्यान से देखते रहना, ये ऐसे बनाएगा। पहले हम पाथ ड्रॉ करेंगे, पाथ ड्रॉ करने के बाद बात करेंगे कि क्या लेंथ है, समझ में आएगा। तो सबको क्लियर हो गया कि 2 सेंटीमीटर पे दौड़ता गया, यहां तक आने के बाद फिर ये सर्कुलर आर्क लेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे सेम परिस्थिति, फिर से 2 सेंटीमीटर, फिर से 2 सेंटीमीटर। अगर सबको पहले ये पाथ समझ में आ गया तो एक बार यस लिख के बताएं कि हाँ सर ये पाथ जो आपने ड्रॉ किया है ये पाथ तो क्लियर है। फिर हम लोग इसका लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये लिख के बताएं कि पाथ सबको समझ में आ गया है। किसी को नहीं समझ में आया हो वो भी लिख सकता है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेट अस कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ मेरे ख्याल से फिर से समझना, अगर यहां से यहां तक 5 था तो ये तो 5 हो गया भैया, फिर यहां से यहां तक 6 था तो ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3, यानी कि 5 6 11 3 14, तो ये तो 14 तो हो ही गया। प्लस हमें ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। वैसे इन तीनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, तो अपने आप एक सर्कल ही बनेगा, समझ में आएगा। तो 2 पाई आर निकालना होगा। अगर वैसे नहीं समझ में आया तो मान लो ये एंगल थीटा है या थीटा 1 है, ये अल्फा है और ये बीटा है,
हम लोगों ने क्या बोला कि लेट द एंगल्स विद थीटा अल्फा एंड बीटा दे ऑल आर इन रेडियंस, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा? थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? हमने इंटरनल एंगल थीटा अल्फा बीटा मांगा, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा किसी ने 2 पाई भी लिख दिया। भाई शिवांश 2 पाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियन में बात करते हैं हम लोग, पाई रेडियन। थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया? हम लोगों ने बोल दिया कितना? पाई रेडियन। समझ में आ गया सबको? अब सुनना एक चीज और, ये एंगल अगर निकालते हैं इधर वाला, तो ये एंगल कितना होगा? ये π/2 रेडियन है, ये π/2 रेडियन है, नहीं यहां पे देख सकते हो ना, परपेंडिकुलर है ये, तो ये π/2 ये पाई रेडियन हो गया, ये थीटा हो गया, और एक पॉइंट के पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई में पाई ऑलरेडी ले चुका है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई रेडियन माइनस थीटा। नहीं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई रेडियन माइनस थीटा। इस तरीके से ये वाला एंगल पाई रेडियन माइनस बीटा, और ये वाला एंगल पाई रेडियन माइनस अल्फा। समझ में आ गया क्या? तो मेरे ख्याल से अगर ये एंगल्स का कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दें। हम लोग बोल रहे हैं ये थीटा है, ये 90 यानी π/2 तो ये पाई हो गया, तो टोटल एंगल इसके अबाउट तो 2 पाई होगा, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये बन जाएगा पाई रेडियन माइनस थीटा, ये पाई रेडियन माइनस बीटा, और ये पाई रेडियन माइनस अल्फा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तो बता दें। अनमोल गर्ग को नो बताएंगे क्यों दिक्कत आ रही है? अनमोल गर्ग जी 2 बार रिपीट कर दिया। अच्छा, अब अगर आप सोचो ये जितने भी आर्क हैं सबका रेडियस तो 2 ही है, नहीं ये सारे जो आर्क हैं, आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2, आर्क नंबर 3, इन सबका रेडियस 2 है। समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने क्या किया कि इन तीनों को मान लो ज्वाइन कर दिया इस सेंटर पे, किसी एक सेंटर पे ज्वाइन कर दो। समझ में आया क्या? मतलब ये वाला जो था, नहीं ये वाला जो था और ये वाला जो था, इन सबको जैसे ये वाला यहीं पे उठा के रख दो, और ऐसे ही तीसरा वाला भी रख दो, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा। क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है मिसलीडिंग हो, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको 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 किसी एक पॉइंट पे ले आके तीनों को ज्वाइन कर दो। तो ये देखना है इन तीनों का सम क्या है, इंटरनल एंगल। दिस इज गोइंग टू बी पाई रेडियन माइनस थीटा, पाई रेडियन माइनस अल्फा, पाई रेडियन माइनस बीटा, यानी 3 पाई रेडियन माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। What is theta plus alpha plus beta? This is pi radian. तो this is actually what? 2 pi radian. ये actually किसके बराबर हो जाएगा? 2 pi radian. तो यानी यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन तीनों आर्क को जब आप ज्वाइन कर दोगे एक साथ, तो उससे एक कंप्लीट क्या बनेगा? सर्कल। अगर ये चीज समझ में आ गई सबको तो यस लिख के बताएंगे कि अगर हमने इन तीनों को ज्वाइन किया है तो यू विल गेट अ कंप्लीट सर्कल। अगर ये समझ में आ गया तो बताओ। तो अगर ये कंप्लीट सर्कल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो सबका सम होगा, ठीक है ना, पूरा जो लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर। आर की वैल्यू 2 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 14 प्लस 4 पाई, 14 प्लस 4 पाई। ठीक है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था कि जो साइन कोसाइन टेन है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरी गुड अनिकेत। हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, वो जो लेंथ होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या बन जा रहा है? सर्कल बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था टी रेशियोज के जो डेफिनेशंस हमें अभी तक सिखाए गए थे, नहीं टी रेशियोज के जो हमें अभी डेफिनेशन सिखाए गए थे, उसमें हमें साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसीकेंड जिसका भी ज्ञान बताया गया था, वो सारे के सारे मेरे ख्याल से 0 से 90 के बीच का ही था। समझ में आएगा? 0 से, पता नहीं पटेल जी ने क्या लिखा है,
बेटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही आता है मेरे ख्याल से शांभवी, नहीं? जैसे उस साइड पे वो चीज परपेंडिकुलर थी तो 90 डिग्री होगा ना। थोड़ा सा और सोचो, सोचोगे तो सब चीजों का समाधान मिलेगा। समाधान सोचने से भी मिलता है, पूछने से भी मिलता है, हर चीज से मिलता है, जैसे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सोचिएगा। अच्छा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने क्या बोला था कि जो साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट था वो सब हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया था। तो अभी तक हम उसमें थीटा जो है वो 0 से 90, 0 से 90 उसी के बीच में देख रहे थे, सही है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें अब एक्चुअल डेफिनेशन सिखाया जा रहा है कि हाउ वी एक्चुअली डिफाइन साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट एंड कोसेकेंट। समझ में आएगा? तो देखते हैं एक एक करके। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, समझ में आएगा? एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है? देखिए ध्यान से कि जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन और कोसाइन का, वो सबसे पहले समझेंगे कि वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं दिया जाता है। वो जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन कोसाइन का, वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं दिया जाता है, समझ में आएगा? जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन कोसाइन का, दैट इज गिवन इन अ सर्कल। जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन कोसाइन का, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको आगे भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? वीडियो घुमा के एक बार और देख लीजिएगा पटेल जी, इतना जो लिख के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एक बार और वीडियो देख लीजिए आप, सुनेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, वही बतला रहा हूं मोहम्मद रफीक, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सर? सब लिख ही लो बेटा नहीं सुनना नहीं आप, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, भगवान करे। देखेंगे एक्चुअल जो डेफिनेशन है साइन और कोसाइन का, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बोले कि दैट इज गिवन इन अ सर्कल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें तो उन टी रेशियोज को हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसको सर्कुलर फंक्शन? क्योंकि एक्चुअली जो है साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट जो है वो डिफाइन किया जाता है किसमें? आपके सर्कल में डिफाइन किया जाता है। समझ में आ गया? सुनना ध्यान से। हम लोग यहाँ पे फिर से वही क्वाड्रेंट वाली चीज को पकड़ के चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक सर्कल ले लो, कितने रेडियस का ले लेते हैं? आर रेडियस का। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन कोसाइन टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट, इन सबको हम लोग डिफाइन किस में करते हैं? इन अ सर्कल, और इस वजह से इनको हम सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल का रेडियस हम लोगों ने क्या रख रखा है? आर। सर्कल का रेडियस क्या ले रखा है? आर। आप सबको भली बात ये चीज समझ में आती है कि इस क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, आती है ना समझ में? इधर वाले में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर वाले में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और इधर वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई कैसा होता है? नेगेटिव, फोर्थ वाले में। समझ में आएगा? अब सुनना, हम लोग फिर से वही सीन देख रहे हैं क्या कि देयर इज अ लाइन जो इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक लाइन है जो इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था ना मेजरमेंट में, वैसे ही सिखा रहा हूं फिर से कि हम लोग बोले एक लाइन है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जो करंट स्टेटस है लाइन का, नहीं, जो करंट स्टेटस है लाइन का, वी आर एज्यूमिंग दिस इज कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेगा, उसका करंट स्टेटस, फिर से बोल रहा हूं, उसका करंट स्टेटस क्या है कि दिस इज कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको हम लोगों ने थीटा रेडियन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। फिर से इंग्लिश में बोल रहा हूं कि वी आर रोटेटिंग इट बाय एन एंगल थीटा रेडियन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ओरिजिन। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने अगर इसको थीटा रेडियन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये घूम भी जाएगा, ये ऐसा आ गया। सबको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने ये जो लाइन थी इसको थीटा रेडियन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। समझ में आएगा? जब इसको घुमाया तो हमारे पास सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आएगा, नहीं, हम लोगों ने जब इसको घुमाया तो हम लोग बोले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया? P। उस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया? P।
और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिख लिया x, y। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p जो है उसको मैंने क्या लिख लिया, x, y। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस एंगल, फिर से सुनना, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन है जो रोटेट कर रहा है अबाउट ओरिजिन, उसका करंट स्टेटस क्या था कि इट वाज कोइंसाइडिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फिर हमने इसको क्या किया कि थीटा रेडियन से रोटेट कर दिया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो अब एक पॉइंट आएगा सर्कल पे, उसको मैंने P कह दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मान लो x, y। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस एंगल, तो लेट मी राइट दिस कि साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज साइन थीटा, नहीं, साइन ऑफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू बी sine of the angle that is sin theta is going to be y coordinate of the point P upon radius of the circle, y coordinate of the point P upon the radius of the circle। अगर कोई पूछता है cosine theta, x coordinate of point P अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझें, और ये डेफिनेशन क्या कहता है कि साइन थीटा जो होगा, इस एंगल का जो साइन है वो कैसे डिफाइन होगा कि इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट और अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, और कोसाइन थीटा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। आप जब तक इस थीटा को 0 से 90 डिग्री के बीच में रखिएगा, आपको अपने प्रीवियस डेफिनेशन से कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। जब तक आप इस थीटा को 0 से 90 के बीच में सोचेंगे, तब तक आपको जो प्रीवियस डेफिनेशन था, जो कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन करके दिया गया था, और ये जो डेफिनेशन, इसमें कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। हम लोग अंतर कब समझ में आएगा, जब आप इस थीटा को 90 क्रॉस कराएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो थीटा 0 से 90 के लिए था। लेकिन यहां पे ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल होल्ड करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो सुनेंगे ध्यान से कि अगर हम इस एंगल का साइन बात करें तो ऐसा, कोसाइन बात करें तो ऐसा। आपको पूछे सर टैन कैसे होगा, तो टैन तो बच्चों आपको पता है इन दोनों का क्या होता है, रेशियो। नहीं, टैन क्या होता है, इन दोनों का रेशियो। अगर कोई पूछे कॉट, तो कॉट तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो ये भी रेशियो से निकल जाएगा। कोई पूछेगा कॉसेक कैसे आएगा सर, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी आ जाएगा। अगर कोई पूछे सेक कैसे आएगा सर, तो इसका रेसिप्रोकल है, वो भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग को ये समझ में आ गया है कि हम बाकी जो टी रेशियोज हैं दे आर ऑल डेराइव्ड फंक्शन, तो वो सारे टी रेशियो साइन और कॉस के रेशियो या जो कुछ भी है उससे निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा? तो बेसिक थिंग वाज टू डिफाइन साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। अब जैसे देखना कि अगर हमने थीटा को 90 से क्रॉस करा दिया, सुनना ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमने अब इसी लाइन को फिर से हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लाइन थी ये यहां वापस आ गई। सुनते रहिएगा, हम लोगों ने बोला कि ये जो लाइन है ये वापस यहीं आ गया, और इसको अब हमने रोटेट किया बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90। मान लो कि हम लोगों ने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, और ये एंगल जो है फाई, हम लोगों ने क्या किया कि अब जो है इसको फिर से वापस यहीं ले आए, और फिर से हमने इसको रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया कितने एंगल से, एंगल फाई से, जो 90 डिग्री से बड़ा है। तो जैसे ही आप साइन कॉस सोचोगे पुराने के हिसाब से, तो वो अब डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 90 से एंगल कहां जा चुका है, बड़ा। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये पॉइंट है पी डैश, नहीं ये पॉइंट मैंने क्या बोला, पी डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अल्फा बीटा बोल दिए। तो अगर मैंने बोला क्या कि अब इस एंगल को मैंने कितने से रोटेट किया है, बाई एन एंगल, फिर से सुन लेना, बाई एन एंगल कितना, फाई, जो कि 90 से क्या है, बड़ा। तो अब अगर कोई पूछता है, नहीं अब कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन फाई, व्हाट विल बी योर आंसर्स?
क्योंकि आप देख सकते हो फाई 90 से बड़ा है और उसके बावजूद साइन फाई और कोसाइन फाई दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे। अब मैंने इस पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या माना है, अल्फा कॉमा बीटा। तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अल्फा कैसी क्वांटिटी होगी और बीटा कैसी क्वांटिटी होगी, कोई बताएगा कि अल्फा कैसी क्वांटिटी और बीटा कैसी क्वांटिटी है? अल्फा इज नेगेटिव, बीटा इज पॉजिटिव, वेरी गुड। ठीक है, व्हाट इज द साइन फाई वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई? What is the value of sin phi? Sin phi is beta upon r. And cosine phi will be alpha upon r. सही है? Sin phi is going to be y coordinate of the point p dash, that is beta upon r, और ये कितना हो जाएगा cosine phi, that is alpha upon r. समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए। माइनस अल्फा अपॉन आर नहीं लिखना है बेटा, क्योंकि अल्फा खुद में नेगेटिव क्वांटिटी, अगर आपने माइनस लगा दिया तो अल्फा नेगेटिव थी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस अल्फा अपॉन आर लिखने से बचें, मतलब दिमाग और फॉर्मूला दोनों एक साथ यूज ना करें। ठीक है, सुनेंगे? निगेटिव क्यों नहीं हुआ? निगेटिव तो है ही ना भाई, सुनेंगे ध्यान से तब समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझिएगा, माइनस अल्फा मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा कोसाइन फाई इक्वल टू अल्फा अपॉन आर। जो बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, उन सबको समझ में आएगा। जो फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वेट करें, वो उनको अपने आप हम बतला रहे हैं। साइन फाई जैसे कि बीटा अपॉन आर, अब बीटा कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। बीटा कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। आर कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। तो जो बीटा अपॉन आर वाली क्वांटिटी होगी, बीटा अपॉन आर वाली क्वांटिटी होगी, सिंस बीटा ही पॉजिटिव है, आर ही पॉजिटिव है, तो दैट होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। तो साइन फाई कैसी क्वांटिटी आएगी? आफ्टर ऑल साइन फाई इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट अगर कोई पूछता है कोसाइन फाई कैसी क्वांटिटी आएगी, तो कोसाइन फाई एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। कैसे आएगी कोसाइन फाई नेगेटिव क्वांटिटी? क्योंकि तुमने खुद बोला है कि अल्फा कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव, और रेडियस जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अगर अल्फा नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स ये रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये सबको समझ में आ गया। कोसाइन फाई अभी नेगेटिव लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, क्योंकि मैंने इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? अल्फा बीटा। मैंने इसका कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा बीटा नहीं लिखा है, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा? अल्फा बीटा। और मैंने क्या बोला कि ये किस कोऑर्डिनेट का है? सेकंड कोऑर्डिनेट का है, पॉइंट पी डैश। तो अल्फा नेगेटिव और बीटा खुद क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोगों ने उसको अल्फा अपॉन आर लिखा है। अल्फा अपॉन आर लिखने से अल्फा खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा होता है, सुनना ध्यान से, अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट जैसे लिखा होता है माइनस अल्फा कॉमा बीटा, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखा होता माइनस अल्फा कॉमा बीटा, तो माइनस अल्फा नेगेटिव होगा, मतलब उस केस में अल्फा कैसा होगा? पॉजिटिव। नहीं, अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिखा होता माइनस अल्फा बीटा, तो इस केस में बीटा भी पॉजिटिव हो गया, और माइनस अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा हैज टू बी पॉजिटिव। फिर उस केस में जब कोसाइन अल्फा लिखते आप, तो फिर कोसाइन अल्फा में आपको क्या लिखना पड़ता? माइनस अल्फा अपॉन आर, माइनस अल्फा अपॉन आर। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो एक बार बताएंगे यस लिखकर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक बार और वीडियो रिपीट कर लेने का थोड़ा प्लस माइनस आया है। पटेल को लगता है समझ में आने लग गया भाई, वेरी गुड पटेल। अच्छा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी ने लिखा कोसाइन पॉजिटिव होता है, भाई उसकी बात का जवाब दिया जाए। किसी बच्चे ने लिख दिया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, क्या ऐसा होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता हो? एनीवन विच अग्रीज विथ कि कोसाइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? आई डू नॉट अग्री। साफ साफ मैंने लिख के भी दिखाया कि कोसाइन पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होता है। तो जिन्होंने ऊपर लिखा है कि कोसाइन पॉजिटिव होता है, ही इज रॉन्ग। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, अब मेरे ख्याल से मुंह जबानी बात करते हैं। समझ में आएगा? मुंह जबानी सुनना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको क्लियर हो गया कि साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टैन की बात करें, कॉट की बात करें, सीकेंड की बात करें, कोसिकेंड की बात करें, सब के सब कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज कैसे होंगे? पॉजिटिव। क्योंकि दिख रहा है ना कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो जब आपने साइन डिफाइन किया था तो साइन भी पॉजिटिव आया था, कॉस भी पॉजिटिव आया था, तो सारे रेशियोज कैसे आ जाएंगे? पॉजिटिव। अब सुनना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉसेक पॉजिटिव होगा। समझ में आएगा? साइन थीटा नहीं पकड़ना वहां से, साइन और कोसाइन साइन और कोसेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। लिख के भी दिखा दिया मैंने, ठीक है ना? लेकिन कॉस कैसी क्वांटिटी है? कॉस है नेगेटिव। कॉस कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव। अभी जस्ट बतलाया। तो अगर कॉस नेगेटिव है तो टैन भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव है, तो रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। सबको समझ में आ गया? कॉट भी नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंड भी नेगेटिव हो गया। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। कौन कौन से दो टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे? साइन और दूसरा कौन सा होगा? कॉस। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मान लो इसको हम लोगों ने इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया, इतना घुमा दिया कि इस एंगल को हमने डेल्टा बोला, इस एंगल को हमने डेल्टा बोला, और ये पॉइंट जो है वो किसका है? थर्ड क्वाड्रेंट का। डैश डैश मान लेते हैं, पी डैश डैश, ठीक है ना? तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? नेगेटिव। समझ में आएगा? इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? नेगेटिव। समझ में आएगा? अगर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आपने साइन का डेफिनेशन लिखा था और कॉस का डेफिनेशन लिखा था, उसमें डिनोमिनेटर तो रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी दोनों के दोनों कैसी हैं? नेगेटिव। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फिर से सुन लेना ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, लेकिन उसका रेशियो, अगर दो नेगेटिव नंबर का रेशियो बोलोगे tan, तो ऑफकोर्स tan कैसा होगा? पॉजिटिव। और कॉट भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी कि इसमें tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसमें जाएंगे, अगर हम लोग इतना घुमा दें कि इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कुछ भी मान लो, ठीक है, θ1, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट कैसा होगा? नेगेटिव। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते ही कोसाइन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? पॉजिटिव। और साइन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? नेगेटिव। और tan ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि साइन कैसा है? नेगेटिव, और कॉस कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से ये सारा रूल क्लियर है सबको कि इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टी रेशियोज आर व्हाट? पॉजिटिव। ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट, और इसमें कॉस और सेक। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और उसको हम लोग को याद रखने का भी कुछ तरीका बताया जाता है, ASTC करके, कुछ समझ में आया क्या? तो जैसे लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ASTC करके, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना? तो कुछ भी लिख लो, ऐड स्वीटनर टू कॉफी, जो भी लिखना है। बाकी हम लोग को बोल रहे हैं क्या कि उस इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये समझना चाहिए कि इसमें सारे टी रेशियोज पॉजिटिव हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे, इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और इसमें cos और सीकेंट कैसे होंगे? पॉजिटिव।
और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, कॉस और सीकेंड के अलावा जितने भी हैं सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो एक और आ गया अथर्व के द्वारा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हम लोग ये सारे काम चला सकते हैं, समझ में आ गया। तो अपन अब अगली क्लास में जो है हम लोग देखेंगे क्या कि हम बड़े एंगल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं छोटे एंगल से, छोटे एंगल में, समझ में आएगा। इन नेक्स्ट क्लास हम साइन कॉस टैन कॉट इन सब की बात करेंगे, लेकिन पहले हम 0 से 90 के बीच में बात करते थे, लेकिन अब हम अपना स्केल बड़ा कर रहे हैं, 90 से बाहर भी जा रहे हैं और 0 से नीचे भी जा रहे हैं। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि बड़े से बड़े एंगल को छोटे में कैसे बदलें या छोटे से छोटे एंगल को बड़े में कैसे लाएं, या कुछ इस तरह की चीजें जिनको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो डेफिनेटली वी विल सी दैट थिंग, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हम लोग को बस ये है कि होमवर्क लिखना पड़ेगा। एक तो डीपीपी जो भी है आपका कहां तक कर लिया हमने, शायद 7 तक कर लिया ना। डीपीपी 8 और एसएल लोनी का जो भी होमवर्क है फिर से आपके ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। डीपीपी 8 और एसएल लोनी का जो भी होमवर्क है वो आपके ग्रुप में बतला दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से पढ़ें, इस वीडियो को 1-2 बार और देख लें। अगर कहीं छोटा मोटा अगर कोई संदेह सुबह रह भी गया हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीख जाएंगे, ठीक है ना। विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सौमित्र, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, सी यू ऑल।